नमस्कार, सुबह 10 बजे के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। और वायु प्रदूषण को लेकर प्रदेश सरकार के पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना ने मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली जनपद के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिए गए निर्देश, लोगों से की ग्रीन दिवाली मनाने की अपील। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाराजगंज जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री लगभग 940 करोड़ की 505 विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी पीपीपी मॉडल पर तैयार नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज की सौगात भी देंगे। जनपद में लगभग 5 घंटे प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री सबसे पहले सदर विधानसभा के चौक स्थित नवनिर्मित महंत दिग्विजयनाथ बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम एवं नगर पंचायत भवन का उद्घाटन करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। जनपद के 2 स्थानों पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम निर्धारित है, जिसको लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। केएमसी मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर विनय श्रीवास्तव ने कहा कि इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना से चिकित्सा के क्षेत्र में जनपद को बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। क्योंकि जिस जिले की पहचान सिर्फ पिछड़ा या जंगल से था, आज अब उस जिले से 150 बच्चे एमबीबीएस यहाँ से पैदा होकर के जाएंगे और सिर्फ इस जिले और मंडल में नहीं, पूरे देश में इसका नाम रोशन करेंगे। तो निश्चित तौर पे ये महाराजगंज के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ महाराजगंज से हमारे संवाददाता राहुल त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। राहुल, आज महाराजगंज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है, क्या कुछ विकास परियोजनाएं महाराजगंज के लोगों को आज मिलने वाली हैं? जी, मैं बता दूं बरखा कि अभी लगभग एक घंटे के बाद मुख्यमंत्री महाराजगंज के चौक बाजार में पहुंचने वाले हैं, जहां पर जनपद की 940 करोड़ की 505 विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं और उसका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही बता दें कि जो चौक बाजार में जो सीएम योगी का जो बहुप्रतीक्षित एक सपना था यहाँ पे इंडोर स्टेडियम का, वो पूरा हो चुका है और नवनिर्मित महंत दिग्विजयनाथ बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम का वो उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद वह नगर पंचायत भवन का भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि पीपीपी मॉडल पर जिला मुख्यालय के पास पकड़ी बाजार में केएमसी मेडिकल कॉलेज पूर्ण हो चुका है और आज मुख्यमंत्री उसका भी उद्घाटन करने वाले हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री का कई कार्यक्रम है, जिसमें वह गोरखनाथ मंदिर, सोनाड़ी देवी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना भी करेंगे और सोनाड़ी देवी में मंदिर के बगल में ही प्राथमिक विद्यालय है, जहां पर वह बच्चों से भी मुलाकात करेंगे और स्कूल का निरीक्षण करेंगे। तो बता दूं कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जनपद वासियों में बेहद उत्साह है। जो विकास की परियोजनाएं हैं उससे लोगों में काफी खुशी है और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी है और जगह जगह चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस की तैनाती की गई है। बिल्कुल राहुल, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो समाचारों में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक विराम। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी।
आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों का रुख करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दीपोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। योगी सरकार खुद दीपोत्सव को लेकर तैयारियों पर नजर रखती है और इस बार तो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी है। पूरी रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव में वहां के कुम्हारों के जीवन में नई रोशनी लाने का काम किया है। कभी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने वाले कुम्हार दीपोत्सव के दौरान बेहतर कमाई से खुश हैं। दीपोत्सव की तैयारी को लेकर महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि नगर निगम के सभी वार्ड में दीपोत्सव मनाया जाएगा। 2247 कर्मचारी हमारे लगे रहेंगे। उसके अलावा हम लोगों ने इसको 5 जोन में और 20 सेक्टर से बांट के रखा है, जिससे हमारे इसमें अधिकारियों कर्मचारियों की सबकी ड्यूटी लगी रहेगी। वो सब उस सारी चीजों का पर्यवेक्षण करते रहेंगे और स्वच्छता का हमने एक लगातार एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा है प्राण प्रतिष्ठा के बाद। तो स्टैंडर्ड को और आगे ले जाना, अपने ही बनाए हुए बेंचमार्क को थोड़ा और आगे सेट करना, यह हम लोगों के लिए चैलेंज है, क्योंकि दीपोत्सव एक पूरी दुनिया को में देखे जाने वाला इवेंट है और हमारे अयोध्या के कहीं न कहीं वो हमारी अयोध्या की शान से जुड़ा हुआ, हमारी अयोध्या के गौरव से जुड़ा हुआ इवेंट है। 8वें दीपोत्सव में 25 लाख दियों के प्रज्वलन का है लक्ष्य। हर दीपावली अयोध्या में सरयू तट पर दीपोत्सव का आयोजन। दीपोत्सव से अयोध्या के कुम्हारों की बेहतर हुई आमदनी। साल 2017 से बीजेपी की सरकार आने के बाद से ही हर साल अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है। 3 दिवसीय दीपोत्सव 28 अक्टूबर से शुरू होगा और मुख्य कार्यक्रम 30 अक्टूबर को होंगे। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए अयोध्या से हमारे संवाददाता राजेंद्र सोनी जी जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दीपोत्सव की तैयारियां कैसी चल रही हैं? बरखा, तैयारी तो अपने आप में बिल्कुल सबाब पर है और यहाँ का प्रशासन हो या नोडल विभाग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और विश्वविद्यालय के लोग हों, कुलपति हैं, प्रतिभा गोयल हैं, सारे लोग मिल करके एकाग्र होकर के इस समय दीपोत्सव को भव्य और दिव्य बनाने में लगे हैं। बल्कि हम इसको जानकारी देना चाहेंगे कि 2017 में जब योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, उसके बाद से ही पहला दीपोत्सव हुआ और पहले दीपोत्सव में तो कोई कीर्तिमान स्थापित नहीं हो पाया, लेकिन दूसरे दीपोत्सव में जब कीर्तिमान स्थापित हुआ तब से यह दीपोत्सव अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए हमेशा एक नया कीर्तिमान स्थापित करता है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होता रहता है। इस बार 25 लाख दिए का लक्ष्य योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर रखा गया है, जिसके लिए 28 लाख दीपक 55 घाटों पर प्रज्वलित किए जाएंगे, जिसकी पूरी तरह से तैयारी को अंतिम रूप दे दिया गया है। दीपक करीब 10-12 लाख दीपक आज पहुंच चुके हैं। वॉलेंटियर लोगों को उनके ड्रेस वितरित किए जाएंगे, उनका आई कार्ड वितरित किया जाएगा और सबसे बड़ी बातचीत ये है कि जो नगर निगम है अयोध्या का, इसने हर वार्ड में 1500 दिए जलाने की एक योजना बनाई है, जो पूरे नगर क्षेत्र को जगमग करेगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो अयोध्या के सभी मंदिर और यहाँ पर जो भरत कुंड है, जहाँ पर भगवान राम जब वहां से लौट करके आए थे लंका विजय करके और पहली भेंट हुई थी उनकी भरत से, तो उस स्थल पर भी दिव्य, वहां पर जो एक बड़ा कुंड है वहां पर भी दिव्य रूप से दीपावली मनाई जाएगी। इसके अतिरिक्त दशरथ समाधि या फिर भगवान राम से जुड़े हुए कोई भी स्थल है बरका, तो वो सब के सब जगमग होंगे। बरका। राजेंद्र, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो समाचारों में आगे बढ़ते हैं। मिट्टी के रंग अनोखे होते हैं। अगर अलग अलग रंग देखते हो तो आप आए लखनऊ के माटी कला बोर्ड के द्वारा आयोजित दीपावली के अवसर पर लगे 10 दिवसीय खास मेले में। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद कुम्हारों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। प्रदेश में माटी कला बोर्ड का गठन किया गया, जिसके द्वारा कुम्हार को योजनाओं के द्वारा लाभान्वित किया गया और उनके बने उत्पादों के विक्रय के लिए भी योजना ढंग से प्रयास किया गया।
लखनऊ के डालीबाग में माटी कला बोर्ड द्वारा आयोजित मेले में कुम्हार की कला के विभिन्न रंग देखे जा सकते हैं। ऐसे ही पूरे प्रदेश में मेले का आयोजन किया जा रहा है। विगत कई वर्षों में कुम्हार की आमदनी कई गुना बढ़ी है। सरकार का प्रयास है कि मिट्टी से बने उत्पादों की लोकप्रियता और बढ़ाई जाए। डीडी न्यूज से खास बातचीत की माटी कला बोर्ड के महाप्रबंधक उज्जवल कुमार ने। हमारे साथ खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी उज्जवल कुमार जी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे लखनऊ में 10 दिवसीय माटी कला बोर्ड के द्वारा मेला लगाया गया है। इस तरीके के आयोजन से कुम्हारों को किस तरीके का फायदा मिलता है? माटी कला बोर्ड के द्वारा लखनऊ में 10 दिवसीय मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें 50 स्टॉल्स लगाए गए हैं हमारे, और उनके उत्पाद की बिक्री का एक बड़ा केंद्र ये बनता है। पिछले साल भी लगभग 1 करोड़ की बिक्री यहाँ से हुई थी। इस बार हम उससे भी ज्यादा उसकी उम्मीद कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे और खरीदारी करेंगे। जो यहाँ पे बर्तन आए हैं, जो दिए हैं, जो मूर्तियां हैं और इस तरह के उत्पाद हैं, वो यहाँ काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और बहुत ही अच्छे आर्टिस्टिकली इन्होंने प्रिपेयर किया है। तो आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों से अपील करूंगा कि यहाँ पर डालीबाग स्थित जो हमारा खादी बोर्ड है वहाँ पर आएं और मेला में विभिन्न आर्टिजन्स के उत्पादों को देखें और उनकी खरीदारी। इस तरीके के मेले प्रदेश भर में भी आयोजित कर रहे हैं आप, किस तरीके से और कहाँ? 24 से 30 तक के लिए 7 दिवसीय मेला हमारे 3 जनपदों में, झांसी, कानपुर और वाराणसी में प्रारंभ हो रही है। इसके अलावा अन्य सभी जनपदों में 3 दिवसीय मेला का आयोजन होगा 28 से 30 के बीच में। तो दिवाली के उपलक्ष्य में मैं आप सबसे अपील करूंगा कि माटी के दिए इस बार जलाएं। ज्यादा लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति आप लोग माटी के खरीदें और सभी लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, अपनी मिट्टी से जुड़ना हर व्यक्ति के लिए गौरव की बात होती है। आपने डीडी न्यूज के साथ बात की, बहुत बहुत आभार। तो बिल्कुल इस बार दीपावली में आप भी मिट्टी के ही दिए जलाएं, अपने घरों को रोशन करें और औरों के घर भी रोशन हो, ऐसा कुछ कार्य करें। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। हर घर के खाने की शान, खुशबूदार बैद्यनाथ गाय का देसी घी, शुद्ध भी स्वादिष्ट भी। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होना है और कल दिन भर अलग अलग सियासी पार्टियों की लिस्ट आती रही। शाम तक सभी 9 सीटों पर मुकाबलों की तस्वीर साफ हो गई है। इस रिपोर्ट में हर एक सीट के बारे में जानिए और ये भी जानिए कहां त्रिकोणीय मुकाबला है और कहां सीधी टक्कर बीजेपी और सपा गठबंधन में है। उत्तर प्रदेश के लिए गुरुवार लिस्ट वार बन गया। उपचुनाव के लिए बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी सभी ने अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कुंदरकी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने रामवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया है, तो सपा कांग्रेस की ओर से हाजी रिजवान मैदान में है। बीएसपी ने रफ्तुल्ला को टिकट दिया है। गाजियाबाद सीट से बीजेपी के लिए संजीव शर्मा, सपा गठबंधन की ओर से सिंहराज जाटव और बीएसपी की ओर से परमानंद गर्ग लड़ेंगे चुनाव। वहीं बात करें खैर सीट की तो बीजेपी ने सुरेंद्र दिलेर, सपा गठबंधन ने डॉक्टर चारू कैन और बीएसपी ने डॉक्टर पहल सिंह को टिकट दिया है। करहल सीट पर बीजेपी के अनुजेश यादव की लड़ाई सपा के तेज प्रताप यादव से है। मुकाबला बीएसपी के अविनाश शाह की त्रिकोणीय बना रहे हैं। इसी तरह फूलपुर में बीजेपी ने दीपक पटेल तो सपा गठबंधन ने मुस्तफा सिद्दीकी और बीएसपी ने जितेंद्र ठाकुर को टिकट दिया है। जबकि कटेहरी में बीजेपी के धर्मराज निषाद का मुकाबला सपा गठबंधन की शोभावती वर्मा और बीएसपी के जितेंद्र वर्मा से है। मंझवा सीट पर बीजेपी की सूची स्मिता मौर्य का मुकाबला सपा गठबंधन की ज्योति बिंद और बीएसपी के दीपू तिवारी से है। सीसामऊ में बीजेपी के सुरेश अवस्थी, सपा गठबंधन की नसीम सोलंकी और बीएसपी के वीरेंद्र शुक्ला के बीच मुकाबला है। वहीं मीरपुर में बीजेपी की सहयोगी आरएलडी के मिथिलेश पाल का मुकाबला सपा गठबंधन की सुम्बुल राणा और बीएसपी के शाहनजर से है। अब सभी 9 सीटों के लिए सभी बड़ी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। एक तरफ बीजेपी जहां जीत का दम भर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस यूपी उपचुनाव में सीधे सीधे नहीं लड़ने को बलिदान के तौर पर हाईलाइट कर रही है। विधानसभा उपचुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए और संगठन की दृष्टि से भी हमारी पूरी तैयारी है। हम लोग लंबे समय से
विधानसभा उपचुनाव की तैयारी हमारी पार्टी कर रही है। तो हमारे सभी प्रत्याशी कल नामांकन करके और पूरी मजबूती के साथ जो हमारे कामकाज का लेखा जोखा है, हमारा रिपोर्ट कार्ड है हमारी सरकार का, एक कार्यकर्ता उसे लेकर घर घर जाएगा। बात हाथ और साइकिल की नहीं है, बात है कि इस देश की राजनीति में किसी न किसी को आगे आना होगा, कोई मिसाल और उदाहरण पेश करना होगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपने आप का समर्थन देते हुए इंडिया गठबंधन को और मजबूत करने का प्रयास किया, जो पूरे देश में। हालांकि कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे बलिदान की बात भी कर रहे हैं, लेकिन जब सवाल ये पूछा गया कि माने कैसे, तो जवाब के साथ साथ दर्द भी छलक गया कि ये मजबूरी का बलिदान है। नहीं, आपसी चर्चा के बाद में जब हमें ये लगा कि आपस में चर्चा करने से बात नहीं बन रही है और साथ ही साथ बेहतर होगा कि हम एकजुटता के साथ में इस चुनाव को लड़ें, और प्रमुख उद्देश्य जो है वो है भारतीय जनता पार्टी को हराना। यूपी में उपचुनाव के लिए 9 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होंगे, जबकि 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। अलीगढ़ के विधानसभा खैर में होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने स्वर्गीय सांसद राजवीर दिलेर के पुत्र सुरेंद्र दिलेर को प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल पैदा हो गई है। बताया जा रहा है जिस तरह से सुरेंद्र दिलेर को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, कहीं ना कहीं पिता की सल्तनत का उन्हें चुनाव में खास फायदा मिल सकता है। विधानसभा खैर के विधायक अनूप वाल्मीकि को भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट देकर हाथरस के सांसद का ताज दिया गया था, जिसके बाद विधानसभा खैर सीट खाली हो गई थी। लेकिन अब इस सीट पर भाजपा द्वारा पूर्व सांसद व विधायक रह चुके राजवीर दिलेर के पुत्र सुरेंद्र दिलेर को प्रत्याशी बना दिया है, जिसके बाद दोनों लोगों द्वारा सांसद के कार्यालय पर पटाखे फोड़कर जश्न मनाया गया। खैर से बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और जनता का वहाँ पे बहुत प्यार और समर्थन मिल रहा है, और बस अब पिताजी नहीं है तो सारा जिम्मेदारी और सब परिवार की, और जो उन्होंने एक लेगेसी छोड़ी है उसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई है, तो उसका मान रखते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। माननीय योगी जी व मोदी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। लगातार सरकार की योजना व लाभ जनता को मिल रहा है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हमारी सरकार जाति धर्म देखकर काम नहीं करती, बल्कि कानून के हिसाब से काम करती है और उसी के अनुसार कार्यवाही भी करती है। झारखंड के गढ़वा जिले में आयोजित पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जा रहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोनभद्र जिले के दुधी में मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में भ्रमित करने वालों को जनता जवाब देने लगी है और झारखंड के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि झारखंड ही नहीं, मौजूदा समय के सभी चुनाव में कमल खिल रहा है। मिल करके लड़े, झूठ की दीवार ढह चुकी है, जनता सच्चाई जान चुकी है। लोकसभा के चुनाव में जो भ्रमित करने का काम किए थे उनकी असलियत उजागर हो चुकी है, इसलिए अब जो भी चुनाव होंगे उसमें भाजपा का कमल खिलेगा, भाजपा गठबंधन जीतेगा। चुनावी जनसभा कहें कि नामांकन की जनसभा कहें कि जनता के द्वारा जो उमड़ा जनसैलाब था, उससे जो हमारे प्रत्याशी हैं भानु प्रताप शाही जी, उनके लिए विजय का प्रमाण पत्र दें। पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान में राज्यसभा सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा कल सुल्तानपुर के पूरे लेधई गांव में भाजपा नेता के आवास पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन में शामिल हुए। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर दिनेश शर्मा ने यूपी में होने जा रहे उपचुनाव पर कहा कि कांग्रेस ने डरकर चुनाव के पहले ही रण छोड़ दिया है और सपा को प्रत्याशी नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है, ये चुनाव एक पक्षीय होगा। अब कांग्रेस तो डरकर भाग गई है, आपने देखा ना, चुनाव के पहले ही रण छोड़ हो गए, रण को छोड़ दिया और सपा को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये चुनाव एक पक्षीय होगा। कितनी सीटें आएंगी? समाजवादी पार्टी की कोई सीट नहीं आएगी। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं विराम। उड़ रही जुल्फे घनेरी घटाओं सी, लूट लूट जाए हैं दिल कुड़ियों के
सुंदर घने और मजबूत बालों के लिए बैद्यनाथ महाभृंगराज तेल। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने मथुरा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में 18 ग्राम पंचायत अधिकारियों और 4 ग्राम विकास अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा, योगी सरकार ईमानदारी और तत्परता से कार्य कर रही है। उन्होंने नियुक्ति पाने वाले युवकों से कहा कि अपनी अपनी ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर और स्मार्ट बनाएं। गांधी जी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने की इकाई ग्राम पंचायत ही है। पीएम मोदी ने भी 2047 में आत्मनिर्भर और विकसित भारत की बात की है। इसकी नींव पंचायतें ही बनेंगी। जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं वो निष्पक्ष योग्यता के अनुसार हुई है। किसी प्रकार का कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया गया। पहले मेरिट लिस्ट नहीं, पहले मनी लिस्ट टंगा करती थी, अब मेरिट लिस्ट टंगती है। ये अन्य प्रदेशों में अनेक हाई कोर्ट ने और न्यायालयों ने भी ये टिप्पणी की है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष भर्ती होती है उसी प्रकार की भर्ती पूरे देश में होनी चाहिए। लगभग 2000 युवाओं को अपनी योग्यता के अनुसार आज विभिन्न विभागों में नियुक्ति पत्र दी गई। उसी के प्रतीक के रूप में हमारे जनपद मथुरा में कुल 22 नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, जिसमें 18 पंचायत के स्तर के कर्मचारी हैं और 4 समाज कल्याण विभाग के पर्यवेक्षक सुपरवाइजर वो हैं। मेरा चयन ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर हुआ है और यह भर्ती पूरी पारदर्शिता और निष्पक्ष तरीके से हुई है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और मंत्री जी का बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूं, क्योंकि इन्होंने बिना किसी खर्ची पर्ची के हमारे लगभग 1527 बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान किया है। समाचारों का रुख करने से पहले लेते हैं विराम। फ्रिज का ट्रे हो, गमला या हो कूलर की टंकी, मेरे यार याद से कर डालो सब साफ हर रविवार। टायर नारियल का खोल या बर्तन हो बेकार, ध्यान रखना पानी, हाँ पानी कभी इनमें न जमा हो। मच्छरदानी दोस्त लगा कर हर रात सोना, कपड़े भी हमेशा बदन पर पूरा ढक के पहनना। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, दिमागी बुखार से बचेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। समाचारों का रुख करते हैं। आगरा में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। जिला मुख्यालय परिसर स्थित सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने 16 ग्राम पंचायत अधिकारी और 4 ग्राम विकास अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया एक संदेश देती है कि किस प्रकार पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ पूर्ण की गई है। उन्होंने नवनियुक्त ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी से अपेक्षा व्यक्त की कि वह भी पूर्ण निष्पक्षता एवं मनोयोग के साथ अपने कार्यों का निष्पादन करें। जी की और योगी जी की सरकार आई है, पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां हो रही हैं। उसी क्रम में आज दीपावली से के पूर्व ये नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। हर जिले में, लखनऊ में बड़ी संख्या में माननीय योगी जी द्वारा ये वितरण किया गया है और ये एक संदेश देता है कि जिस पारदर्शी तरीके से ये काम पूरा हुआ है, निष्पक्षता से पूरा हुआ है, आगे जो जनरेशन इसको प्राप्त कर रही है उससे भी अपेक्षा की जाती है कि वह भी जनता का काम उतनी ही पारदर्शी तरीके से करे। हमारे प्रदेश में जहाँ पर हमेशा जाति के आधार पर और रिश्वत के आधार पर जहाँ सिलेक्शन होता था स्टूडेंट्स का, आज हमारी योगी सरकार ने प्रतिभा के आधार पर और बच्चों और जो स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट हैं उनके अंदर काबिलियत है उसके बेस पर उनका सिलेक्शन किया है। क्योंकि और आज वो सिलेक्शन करके एक अच्छे भारत और अच्छे समाज की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। क्योंकि जब एक बेस मजबूत होगा, जब बच्चे प्रतिभावान लोगों का सिलेक्शन होगा और वो आगे बढ़ेंगे और कुछ करेंगे देश के लिए, तो देश भी समृद्ध और सशक्त होगा। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की तरफ से हम लोगों को नियुक्ति मिली है, जो दीपावली से पहले मिलना हम लोगों के लिए बहुत खुशी की और बहुत अच्छी बात है। और हम लोगों को पूरी पारदर्शिता के तरीके से बिना भेदभाव के हमारी मेरिट के आधार पर हम लोगों को यहाँ पे अपना जिला मिला हुआ है और ये बहुत खुशी की बात है। मैं बधाई देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को
और बाकी के हमारे अधिकारीगण को, जो हमारे आगरा से हमारे सीनियर्स हैं, जिन्होंने हमें दीपावली से पहले ही बहुत अच्छा उपहार दिया है। हमें दीपावली के पद पर ही सरकार की ओर से बहुत अच्छा तोहफा मिला है और बहुत खुशी हो रही है। और हम आश्वासन देते हैं कि मैं, मेरे सारे साथीगण, सभी नवचयनित ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। प्रदेश सरकार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने मेरठ में बैठक कर जनपद मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए की जा रही कार्यवाही की समीक्षा की। उन्होंने वृक्षारोपण अभियान में लगाए गए पौधों का स्थलीय निरीक्षण किया और किसानों को फसल अवशेष न जलाए जाने के लिए जागरूक करने वाले प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बैठक में पर्यावरण मंत्री ने वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए संबंधित जनपदों में सड़कों पर धूल नियंत्रण और समुचित पानी के छिड़काव की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोगों से ग्रीन दिवाली मनाने की अपील भी की। बिल्कुल कार्रवाई होगी और हम हर हालत में यहाँ पर एयर क्वालिटी को मेंटेन रखेंगे, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हर आदमी को फर्क डालता है। मतलब हमको ये एरिया में लोगों को अच्छी सांस देना है, अच्छी वायु देना है। क्यों अगर वायु खराब होती है तो लोगों की तबीयत खराब होती है। किसी को खांसी की जुकाम हो, खांसी जुकाम, सिर दर्द, हार्ट की बीमारियां और ये सब लंग्स की बीमारियां तो ख़ास तौर से पॉल्यूशन की वजह से होती हैं और जिनको रोकना बहुत ज़रूरी है। और हमने हर स्तर पर कोशिश ये की है कि हम एयर क्वालिटी मेंटेन रखें। दिल्ली और एनसीआर में वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण आकाश में धुंध के साथ ही लोगों को सांस लेना मुश्किल भरा हो रहा है। पर्यावरण को शुद्ध रखने और पराली प्रबंधन के लिए जनपद हापुड़ में जैव ऊर्जा नीति के अंतर्गत हापुड़ का चयन किया गया है, जिसको लेकर हापुड़ के गांव चितौली में 110 करोड़ की लागत से जैव ऊर्जा प्लांट का निर्माण हो रहा है, जिसमें खेतों की पराली और फसल अवशेष से सीएनजी और पीएनजी का निर्माण होगा। इस प्लांट में 20 टन सीएनजी और पीएनजी के अलावा 20 टन जैविक खाद भी बनेगा। इस जैव ऊर्जा प्लांट का 25 एकड़ भूमि पर निर्माण चल रहा है। इस प्रोजेक्ट से हापुड़ के किसानों में भी खुशी का माहौल है। किसानों को जहां खेतों के फसलों के अवशेष नहीं जलाने पड़ेंगे, वहीं किसानों को जैविक उर्वरक मिलेगा। सीएनजी बनाने का, इससे हम लोगों को, किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि हम लोग पहले जो पराली जला देते थे उस पराली की हमें 2 पैसे कीमत भी मिलेगी और जो हमारा वायु प्रदूषण होता था, आम आदमी को नुकसान होता, हम किसानों को भी नुकसान होता था, उससे हमें बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। इससे बहुत बड़ा क्षेत्र के लिए बेनिफिट होगा जी। एक तो ये पराली प्रबंधन हो जाएगा और दूसरा प्रदूषण को भी राहत मिलेगी और किसानों को भी थोड़ी राहत मिलेगी, क्यों आमदनी होने लगेगी थोड़ी बहुत। समाचारों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।